नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर पांडे अमन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एक नई पहल लेकर आए हैं जिसमें संपूर्ण भूगोल को हम वैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से समाप्त करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं जैसे एसएससी जीडी, आरओ, बिहार की जो शिक्षक भर्ती चल रही है उन सभी परीक्षाओं के लिए और आगामी यूपी टेट के लिए जो एनवायरमेंट का शिक्षण होता है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए और कमेंट सेक्शन में उत्तर भी देते रहिए, जिससे आपकी भी तैयारी होती रहेगी। थोड़ा सा पॉज लेकर और आप उत्तर देते रहिएगा। तो आते हैं कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारत जो है किस द्वीप का अंग है। भारत किस द्वीप का अंग है। तो यहां पर ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप और कुश द्वीप। तो आपको ये जानना चाहिए कि भारतवर्ष को बौद्ध साहित्यों में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। भारतवर्ष को बौद्ध साहित्यों में किस नाम से जाना जाता था? जम्बू द्वीप। तो इसका उत्तर होगा जम्बू द्वीप। लेकिन अब हम और कुछ भारत के प्राचीन नाम जान लेते हैं कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत के जो ऑफिशियल नेम है, जो कि हमारे संविधान में वर्णित है, भारत और इंडिया, ये दो नाम भारत के मिलते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से नाम हैं? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अब प्रश्न एक आता है कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया था। तो हिंदुस्तान नाम जब बात की जाएगी तो ये अरबियों द्वारा दिया गया था, अरबियों द्वारा। तो भारत हो गया, इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, आर्यावर्त। भारत को आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। आर्यावर्त क्यों? क्योंकि आर्यों का निवास यहां पर था, इसीलिए भारत को आर्यावर्त भी कहते हैं। आर्यों के निवास के कारण भारत को क्या कहते हैं? आर्यावर्त भी कहते हैं। एक नाम भारत का और मिलता है जम्बू द्वीप, जो आप जानते हैं कि बौद्ध साहित्यों के आधार पर मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत को हम कहते हैं तियंचू। क्या कहते हैं? तियंचू। अब ये तियंचू नाम कहां से आया? तियंचू नाम भारत में वहां से आया कि जब हमारे यहाँ प्रारंभिक चीनी व्यापारी जो आते थे, भारत से व्यापार करते थे, नाथुला पास से होते हुए, जब वो लोग भारत आते थे तो अपने साथ जो दस्तावेज लाते थे उसमें वो भारत का नाम तियंचू रखते थे। इसीलिए प्रारंभिक चीनियों द्वारा भारत का नाम क्या रखा गया? तियंचू, प्रारंभिक चीनी। नेक्स्ट एक नाम और है इंतु। इंतु एक नाम भारत का मिलता है, इंतु। इंतु नाम कहां से आता है? तो इंतु नाम का जो उद्भव होता है वो एक हमारे यहां यात्री आया था जिसका नाम था वैनसोंग। वैनसोंग ये हर्षवर्धन के समय पर भारत आया था। हर्षवर्धन के समय पर भारत आया था और इस व्यक्ति ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। और जो इसका यात्रा वृत्तांत था उसमें उस यात्रा वृत्तांत का नाम था सीयूकी। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के वैनसोंग के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था? तो आप उत्तर देंगे सीयूकी। वैनसोंग किसके समय पर आया? हर्षवर्धन के समय पर। और जो इसका यात्रा वृत्तांत था सीयूकी, उसमें इसने भारत का नाम रखा इंतु। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो गया कि भारत को तियंचू कहते हैं प्रारंभिक चीनियों द्वारा, भारत और इंडिया इसके नाम है। इंडिया नाम की बात करें कहां से आया, तो ये आया है यूनानियों द्वारा, ग्रीक। यूनानियों द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया? इंडिया नाम दिया गया। और भारत नाम के पीछे जो उल्लेख है, तो भारत नाम के पीछे एक किंवदंती प्रसिद्ध है, दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत। और एक है कि ऋग्वेद में जो वर्णित भरत वंश है उस आधार पर भारत का नाम भी भारत पड़ा। और तीसरी बात इसके लिए जो प्रसिद्ध है, एक जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ऋषभदेव के दो पुत्र होते थे। दो पुत्र, एक का नाम था बाहुबली, एक का नाम था भरत। तो जैन धर्म मानता है या जैन साहित्य मानते हैं कि जो भारत का नाम पड़ा वो ऋषभदेव के द्वितीय पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा। तो ये रही आपके नामों की महिमा। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्बूद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो जैसा कि अभी हमने देखा पिछले में कि इंडिया नाम जो आया था वो आया था किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा। यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया? इंडिया। तो यूनानियों ने भारत को नाम दिया इंडिया और यूनान ग्रीक कहते हैं। तो भाषा कौन सी होगी?
ग्रीक भाषा। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, तो उसका उत्तर होगा ग्रीक भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसमें पूछा है कि भारत की मुख्य भूमि जो है उसकी दक्षिणी सीमा कौन सी है। आइए देखते हैं भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि भारत का विस्तार कितने देशांतर में है। अब जब हम बात करें तो भारत का जो दक्षिणी विस्तार शुरू होता है वो शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और भारत समाप्त कहां पर होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। भारत शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से और समाप्त होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे। प्रश्न क्या पूछा है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। अब अगर मुख्य भूमि पूछ रहा है तो ये इसकी मेनलैंड है, ये जो है इसकी मेनलैंड है। तो हम जब मेनलैंड की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होगा। लेकिन अगर इसी प्रश्न में पूछा होता कि भारत की द्वीपों सहित दक्षिणी सीमा कौन सी है, तो आपको पता है कि यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहां पर एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, और यहां पर जो भारतीय अक्षांश है वो है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो अगर प्रश्न पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तरी सीमा क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होगा, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर प्रश्न पूछता है कि भारत की संपूर्ण भूमि की दक्षिणी सीमा क्या होगी, तो उसका उत्तर हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन दिया है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, बी दिया है 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, सी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, और डी है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। इस प्रश्न को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमको यह पता होना चाहिए कि भारत एक्चुअल में किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपको पता होगा कि भारत जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी। तो जब भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसका मतलब जो भी देशांतर होगी या जो भी भारत का मानक समय होगा उसके साथ ईस्ट जरूर लगा होना चाहिए या पूर्वी जरूर लगा होना चाहिए। तो इसमें देखिए कौन कौन से ऑप्शन पहले ही कट हो जाएंगे। इसमें पश्चिमी है, ये नहीं होगा, इसमें पश्चिमी है, ये नहीं होगा। अब दो बनते हैं, एक 80 पूर्वी देशांतर और 82.5 पूर्वी देशांतर। इसमें से एग्जैक्टली भारत किस पर है, ये जानने के लिए हमको ये जानना होगा कि भारत से होकर जो मानक समय रेखा गुजरती है वो किन किन राज्यों से गुजरती है। एक यहां भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और कहां तक है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में है, लगभग 30 डिग्री का विस्तार है। और 30 डिग्री का विस्तार है, 1 डिग्री में होता है, 1 घंटे में जो होता है वो 15 डिग्री होता है, यानी एक घंटे में 15 डिग्री मूव कर जाती है ये। तो 30 डिग्री मूव करने में कितना घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे लग जाएंगे। 30 डिग्री मूव करने में पृथ्वी को 2 घंटे लग जाएंगे। और यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो 30 डिग्री की है। इसका मतलब अगर जो भी हम मानक समय लेंगे वो इसके मध्य का होना चाहिए। तो यहां पर मध्य से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब प्रश्न बात कर, एक यहां से प्रश्न और बनता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जब ये ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा,
और आंध्र प्रदेश। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर पूछा जाता है भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री को कहते हैं, तो 82.5 डिग्री पूर्वी को। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। पांचवा प्रश्न है कि भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। अब ये प्रश्न बहुत सरल हो जाता है अगर हमको ये पता है कि भारतीय जो मानक समय रेखा है वो किन किन राज्यों से गुजरती है, किन किन राज्यों से गुजरती है। तो आपको पता है कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब इसमें देखिए दिल्ली, क्या यहां से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती थी? नहीं, इसका मतलब इसके समीप नहीं होगा। कोलकाता, क्या यहां से होकर गुजरती है पश्चिम बंगाल से? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट भोपाल, भोपाल है, लेकिन भोपाल की जो डिस्टेंस है, मध्य प्रदेश तो है इसमें, लेकिन जो भोपाल की डिस्टेंस है वो उससे काफी दूर है, यानी भोपाल मध्य प्रदेश के दूसरी साइड में है। तो यहां पर सबसे सटीक जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद के समीप। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद के समीप। भारत की प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है 6 नंबर कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो हमको पता चल चुका कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पर ग्रीनविच टाइम किसको कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसमें प्रश्न यही पूछा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम किस रेखा को कहते हैं, तो ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को ही कहा जाता है इंटरनेशनल टाइमलाइन, यानी अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। और ये मानक समय रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा भी है। तो 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा है। और प्रश्न पूछा गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। तो आपको पता है कि 0 डिग्री अंतरराष्ट्रीय समय है और भारतीय मानक समय रेखा कितनी डिग्री है? 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी। अब चलिए देखते हैं कितना अंतर निकल के आता है। आपको यह ज्ञात है कि 1 घंटे में जो पृथ्वी की मूवमेंट होती है वो कितने डिग्री होती है? 15 डिग्री। क्लियर? 1 घंटे में 15 डिग्री होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि 60 मिनट में कितनी होगी? 15 डिग्री। बिल्कुल, 60 मिनट में कितनी होगी? 15 डिग्री होगी। अगर 60 मिनट में 15 डिग्री होती है तो 1 डिग्री मूव करने में कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट लग जाएगा। 1 डिग्री मूव करने में कितना मिनट लग जाएगा? 4 मिनट लग जाएगा। अब हमको ये निकालना है कि 82.5 डिग्री मूव करने में कितना लगेगा। तो देखिए, अगर हम इजीली निकालें तो 80 को 4 से गुणा करें, 320 मिनट, यानी 80 डिग्री जाने में तो 320 मिनट लग रहा है, बचा 2.5 डिग्री और। तो आपको पता है कि 1 डिग्री 4 मिनट में, तो 2 डिग्री कितने मिनट में? 8 मिनट में। फिर बचा आधा डिग्री। आपको पता है 1 डिग्री 4 मिनट में, तो आधी डिग्री कितने में? 2 मिनट में। यानी टोटल निकला जाके टाइम 330 मिनट। 0 डिग्री से 82.5 डिग्री कितने आगे है? 330 मिनट आगे है। और जब हम 330 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो निकल के आता है 5 घंटे 30 मिनट। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने डिग्री का अंतर है, तो हम ये बताएंगे कि 5.5 घंटे। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 5.5 घंटे। क्लियर है? लेकिन हमको ये याद रखना है कि भारत जो है वो ग्रीनविच से पूर्व में पड़ता है, यानी 0 डिग्री के पूर्व में पड़ता है, इसीलिए जब भी भारत के साथ समय लगेगा तो प्लस 5.5 घंटे करेंगे, ना कि माइनस। तो भारतीय मानक समय कितना आगे है? प्लस 5.5 घंटे। ओके,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत के ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? पहला ऑप्शन है 776 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 867 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 876 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 916 किलोमीटर। समझते हैं क्या है। तो इसमें पूछा है भारत के ध्रुव दक्षिणी भाग। तो भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग होगा क्या, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। तो आपको पता है ये मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग है जिसको हम कन्याकुमारी कहते हैं, कन्याकुमारी। और यहां पर है अंडमान निकोबार। तो यहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। अब ये इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी भाग है। क्या है? सबसे दक्षिणी भाग। और ये शुरू होता है कितने डिग्री पर? 6 डिग्री 45 मिनट पर। प्रश्न पूछा है कि 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से ये कितनी दूरी पर है। तो इसे निकालने की बहुत सिंपल ट्रिक है कि 0 डिग्री से पूछा है कि इंदिरा पॉइंट कितनी दूरी पर है। प्रश्न है भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। अब आपको मैं बता दूं कि 1 डिग्री से एक अक्षांश और 2 अक्षांश के मध्य में, यानी 2 अक्षांशों के मध्य में जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। मेनली मान लीजिए 111 किलोमीटर। इस हिसाब से यहां पर आना है 645। तो ये जब आप गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 876 किलोमीटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 876 किलोमीटर कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर। और 2 देश अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। यहीं पर यह भी क्लियर कर लीजिए कि 2 अक्षांशों के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कहते हैं गोरे। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 2 अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को गोरे कहते हैं। और कितने अक्षांश हैं टोटल? कुल अक्षांश कितने हैं ये भी प्रश्न यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। कुल अक्षांश, जब हम कुल अक्षांशों की बात करेंगे तो कुल अक्षांश हैं 181। टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। अगर पूछेगा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तब आपका उत्तर होगा 179। क्या होगा? 179। क्योंकि जो 90 डिग्री उत्तरी है और 90 डिग्री दक्षिणी है वो रेखा ना होकर एक बिंदु मात्र है। इसीलिए जब कुल अक्षांश पूछेगा तो 181, कुल अक्षांश रेखा पूछेगा तो 179, 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी पूछेगा तो 111 किलोमीटर और मध्य के क्षेत्र को गोरे कहते हैं। और जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर पड़ता है? 876 किलोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा है 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 15200 किलोमीटर। समझते हैं ये क्या पूछ रहा है। चलिए, यहां पर हमको पता है कि ये हमारा दक्षिणी भाग है भारत का, और दक्षिणी भाग जो है इसको हम कहते हैं तटीय सीमा। क्या कहते हैं? क्योंकि ये समुद्र से लगा हुआ है तो ये तटीय सीमा कहलाएगा। और जो भारत का उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग है, ये स्थलों से सीमा साझा करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? स्थलीय सीमा। तो ये पूछ रहा है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, यानी यहां से और यहां तक का जो क्षेत्र है वो कितने किलोमीटर में विस्तृत है, वो कितने किलोमीटर में विस्तृत है। क्लियर है? तो स्थलीय सीमा की जब बात करेगा तो हमको पता होगा कि ऑप्शन इसमें क्या दिया है? 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 15200। तो ये वाला क्षेत्र ज्यादा दूरी कवर करता है, इसीलिए इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 15200 किलोमीटर। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 15200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर। अब और बात कर लेते हैं कि ये प्रश्न क्या और ऑप्शन क्या कह रहे हैं। 6100 किलोमीटर, तो 6100 किलोमीटर जो दूरी है वो होगी, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी जो समुद्र से सीमा ये लगी हुई है इसकी लंबाई कितनी है मुख्य भूमि की, तो उसका उत्तर हो जाएगा
6100 किलोमीटर। क्लियर? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15,200। अगर तटीय सीमा पूछता तो उसका उत्तर क्या हो जाता? 6100 किलोमीटर। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? अब देखिए यहां पर क्या बात कर रहा है, यहां पर बात कर रहा है कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। पहले इस प्रश्न को समझते हैं। ये भारत है और भारत के ये कुछ द्वीप हैं, इधर अंडमान निकोबार, इधर आपका लक्षद्वीप। प्रश्न पूछ रहा है कि द्वीपों सहित भारत की स्थलीय सीमा जो है उसकी लंबाई कितनी है। तो हमने देखा था मुख्य भूमि की लंबाई, मुख्य भूमि की लंबाई कितनी थी पिछले प्रश्न में? मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई थी 6100 किलोमीटर। अब इसमें द्वीपों सहित पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है ये तो होगा नहीं, ठीक है। इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। तो जब हम इनको देखेंगे तो इन सबको जोड़कर जो द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 7516.6 किलोमीटर। यानी जब हम मुख्य भूमि में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी दूरी जोड़ देंगे तब हमारी जो सीमा निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 7516 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7516 किलोमीटर। आते हैं नेक्स्ट पे। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? प्रश्न है भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर और 3412 किलोमीटर। 2933, 3214, 3124 और 3412। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। तो ये है अपना भारत। अब पूछ रहा है कि भारत की जो उत्तर दक्षिण लंबाई है यानी नॉर्थ टू साउथ लंबाई जो है वो कितने किलोमीटर है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। यहीं पर हम दोनों देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वो है आपकी 3214 किलोमीटर। जब प्रश्न आएगा तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। लेकिन अगर प्रश्न पूछता कि पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है तो हम इसका उत्तर क्या करते? तब हम इसका उत्तर करते 2933 किलोमीटर। तो पहले उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर और अगर पूर्व पश्चिम पूछेगा तो 2933 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई क्या है? तो ये तो आप जानते ही हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। क्लियर? 2933 किलोमीटर। आते हैं नेक्स्ट पे। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? प्रश्न पूछा है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। यह भी प्रश्न हम देख चुके हैं कि भारत की तट रेखा, तट रेखा का मतलब समझ रहे हैं? भारत की तट रेखा यानी जितना क्षेत्र भारत का समुद्र से लगा हुआ है उसकी लंबाई कितनी है। तो हमको पता है कि ये हमारा क्षेत्र जो है इसी को हम तट कहते हैं, ये जो किनारे वाला क्षेत्र है, क्योंकि ये समुद्र से लगा है, तटीय स्थिति बना रहा है। तो जो भारत की लंबाई होगी तट रेखा की वो हम पहले ही देख चुके हैं कि मुख्य भूमि की पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन ए। लेकिन अगर पूछता है कि द्वीपों सहित तो हमको पता है कि द्वीपों सहित जो हमारी तटरेखा की लंबाई है वो हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। प्रश्न क्या पूछा है कि मुख्य भूमि की यानी तटरेखा की, तो इसमें 7516 के ऑप्शन में नहीं है। अगर केवल तटरेखा की पूछा है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा 6100 किलोमीटर होगा। इस हिसाब से हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में भी करिए क्योंकि सामान्य प्रश्न है। भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो पूछ रहा है कि पूरे विश्व का भारत कितने प्रतिशत क्षेत्रफल धारण करता है। ऑप्शन है 2.2%, 2.4%, 2.8% और 3.2%। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.4%। 2.4%।
प्रतिशत। सामान्य प्रश्न है, इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। सामान्य से प्रश्न समझिए, प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के क्षेत्रफल का कुल भाग, कितना भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका समुद्र तल है, ये क्या है, समुद्र तल है, सी लेवल। तो हम किसी की भी हाइट मापते हैं तो समुद्र तल से मापी जाती है। तो समुद्र तल से जब बाहर निकले तो हमको ये विस्तृत भूभाग दिख रहा है, तो कहते हैं कि समतल विस्तृत भूभाग क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है। और भारत में जो मैदान का क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत पर है, 43% पर। भारत में मैदान कितने प्रतिशत पर है, 43% पर। अब समुद्र तल से जिसकी हाइट 600 से 900 मीटर हो, कितनी हो, 600 से 900 मीटर हाइट हो और ऊपर से लगभग सपाट हो, वो कहलाता है पठार। तो ये हो गया आपका पठार। और पठार की, भारत में जो पठार का क्षेत्रफल है वो है लगभग 27.7, लेकिन हम मान के चल रहे हैं 27%। आगे आते हैं, आगे कि समुद्र तल से जिसकी भू आकृति की ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक ऊंची हो और उसमें चोटियां, सॉरी 1000 मीटर या 1000 मीटर से कम ऊंची हो, उसमें क्या होगा, या तो 1000 मीटर हो या तो 1000 मीटर से कम हो और उसमें चोटी पाई जाती हो, तो कहलाता है पहाड़ी। क्या कहलाता है वो, पहाड़ी। अब पहाड़ियों की बात करें कि कितने प्रतिशत पर भारत में पहाड़ियां हैं, तो भारत में लगभग 18% क्षेत्र पहाड़ियों से आच्छादित है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसी भू आकृति जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई रखती हो और उस पर क्या पाई जाती हो, चोटियां पाई जाती हो, तो वो क्या कहलाएगा, पर्वत कहलाएगा, वो कहलाएगा पर्वत। और हमारा जो प्रश्न था कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है, तो इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 10%। पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो चीजें हो जाएंगी। तो 43%, 27% पठार, 18% पहाड़ियां और पर्वत हो जाएगा 10%। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10.7%। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पर्वत है, तो 10.7%। आगे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। अब देखिए इसमें दोनों ऐड कर दिया है। प्रश्न पूछा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो हमने अभी देखा कि भारत में 43% पर मैदान, 27% पर पठार, 18% पर पहाड़ियां और 10% पर पर्वत पाए जाते हैं। इसमें पूछ रहा है पर्वत और पहाड़ियां, यानी ये दोनों ऐड करके पूछ रहा है। तो 18 और 10 जोड़ लेंगे हम तो लगभग 28 निकलेगा, और अगर हम पॉइंट वाला भी लेते तो लगभग आ जाता 29। अब इसमें 28 के नियर अबाउट कौन सा दिख रहा है, 29.3। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर पर्वत पहाड़ी जोड़ के पूछे तो 18 पॉइंट समथिंग और 10 पॉइंट समथिंग जोड़ेंगे तो 29 बन जाएगा। और इस हिसाब से भारत में जो पहाड़ियां और पर्वतों का विस्तार है वो कितने प्रतिशत पर हो जाएगा, 29.3%, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। फिर वही प्रश्न है, जब हमको पता है कि 43% पर मैदान, हमें पता है कि 43% पर भारत में मैदान पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन डी, यानी भारत में 43% पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है। 43% पर क्या पाया जाता है, मैदानों का विस्तार पाया जाता है। आते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। चलिए, प्रश्न पूछा है कि भारत की प्रादेशिक सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, लेकिन इसको पहले समझते हुए चलते हैं कि ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिगिनर्स के लिए भी फायदा हो जाएगा। तो भारत का ये वाला जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत, ये समुद्र से सीमा साझा करता है।
अब ये समुद्र से सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें तो समुद्री क्षेत्रों को यानी तटों को मिलाने वाली एक रेखा खींची जाती है और इस रेखा को हम कहते हैं आधार रेखा। क्या कहते हैं? आधार रेखा। तटों को मिलाने वाली, जिससे दूरी मापन में सही हो, तो एक ऐसी रेखा खींची जाती है जिससे तटों में जो कटाव छटाव है वो लगभग समान दिखे, तो इसको आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा के अंदर जो समुद्र है, जो आधार रेखा के अंदर जल राशि आएगी, जो अंदर समुद्र आएगा, अंदर जो जल होगा वो जल कहलाता है या वो समुद्र कहलाता है आंतरिक समुद्र। तो प्रश्न अगर पूछे कि आधार रेखा के अंदर वाला समुद्र क्या कहलाता है, तो उत्तर होगा आंतरिक समुद्र। क्लियर है? क्या होगा? आंतरिक समुद्र। अब बात करते हैं आधार रेखा के बाद। तो प्रश्न पूछा है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील है? तो समुद्री सीमाओं को 3 में बांटा जाता है, प्रादेशिक, संलग्न और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इसमें हम देखते हैं आधार रेखा से पूछा हुआ, ये उसने पूछा है तटीय सीमा से, तो यहां पर एक मानते हैं और एक यहां मानते हैं, एक यहां सीमा मानते हैं। आधार रेखा से प्रादेशिक सीमा का जो नॉटिकल माइल जो विस्तार होता है वो होता है आपका 12 नॉटिकल माइल। कितना होता है? 12 नॉटिकल माइल। समुद्री दूरी को नॉटिकल माइल में मापा जाता है। एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। ठीक है, 1.85 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल माइल। तो तटीय सीमा से जो प्रादेशिक सीमा है वो कितनी है? 12 नॉटिकल माइल। ये हो गई आपकी प्रादेशिक। अब अगर पूछता कि संलग्न सीमा कितनी है यहां से, तो यहां से 24 नॉटिकल माइल पड़ता है आपका संलग्न सीमा। अगर पूछेगा कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना पड़ता है, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र पड़ता है 200 नॉटिकल माइल तक। प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल माइल, संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल माइल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र पड़ता है कितने पर? 200 नॉटिकल माइल तक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 12 मील। नेक्स्ट आते हैं, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है? फिर से यहां हमको पता है, प्रश्न पूछा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे कितनी दूरी तक है? प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी दूरी तक है? तो हमको पता है प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 नॉटिकल माइल, संलग्न सीमा का विस्तार आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से, तो प्रादेशिक जल सीमा कहां तक है? 12 नॉटिकल माइल तक। इसने पूछा क्या है कि प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्र कितनी दूरी तक है। तो अगर आधार रेखा से पूछता तो 24 नॉटिकल माइल होता, लेकिन प्रादेशिक से पूछा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 12 नॉटिकल माइल। तो इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर 12 मील। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन है 100 मील, 200 मील, 300 मील, 400 मील। ठीक है, चलिए देखते हैं। 12 तक आपका प्रादेशिक, 24 तक आपका संलग्न और 200 तक आपका है, 200 तक क्या पड़ता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इसमें प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न है कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र जो है वो संलग्न क्षेत्र के आगे, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, संलग्न क्षेत्र के आगे, यानी संलग्न क्षेत्र हमारा 24 तक है, ठीक है, और संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी तक दूरी तक है? तो इसमें इस हिसाब से तो अगर देखा जाए कि संलग्न क्षेत्र कितनी, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से कितनी दूरी पर है, तो 200 नॉटिकल माइल होगा। लेकिन अगर प्रश्न पूछा है कि संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक है, तो संलग्न क्षेत्र के आगे ये हो जाएगा 200 समुद्री मील तक। लेकिन अगर पूछता संलग्न क्षेत्र से कितनी दूरी तक है, संलग्न क्षेत्र से कितनी दूरी तक है, तो क्या हो जाता? अब 24 में इसमें घटा देते तो 200 में 24 घटाते तो 175
6। लेकिन अगर पूछता कि संलग्न क्षेत्र से कितनी दूरी तक है तो 176 किलोमीटर, लेकिन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने मील तक है तो इसका उत्तर हो जाएगा 200 नॉटिकल माइल। चलिए नेक्स्ट पर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य समुद्र से सीमा साझा करते हैं या समुद्री तट रेखा में पड़ते हैं। क्लियर है? आइए, तो हमको पता है कि ये हमारा प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है ये पूरा क्या है, समुद्र से सीमा साझा करता है। तो यहां पर पड़ता है आपका गुजरात, ये वाला पूरा क्षेत्र गुजरात। तो एक हो गया गुजरात। गुजरात के बाद फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद फिर आता है गोवा। तो ये हो गया गोवा। गोवा के बाद फिर यहां पर आता है आपका कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल भी समुद्री सीमा रखता है, केरल, केरल के बाद फिर इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास भी समुद्री सीमा है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद भी समुद्री सीमा है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के पास भी समुद्री सीमा है, और उड़ीसा के बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल। तो भारत के इतने राज्य हैं जिनके पास समुद्री तट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस हिसाब से कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और कर्नाटक गुजरात, हाँ 9। तो गुजरात 1 हो गया, महाराष्ट्र 2 हो गया, गोवा 3 हो गया, कर्नाटक 4 हो गया, केरल 5 हो गया, तमिलनाडु 6 हो गया, आंध्र प्रदेश 7 हो गया, उड़ीसा 8 हो गया और पश्चिम बंगाल को ले लेंगे तो 9। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत के 9 राज्य समुद्री तट से सीमा साझा करते हैं या समुद्री तट रेखा में है। चलिए आगे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो अभी आपको पता चला कि भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र से सीमा साझा करते हैं? 9 राज्य समुद्र से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 9 राज्य समुद्र से सीमा साझा करते हैं। अब इसमें प्रश्न पूछा कि उन 9 राज्यों में सबसे ज्यादा किसकी तटीय सीमा है? ठीक है, सबसे ज्यादा तटीय सीमा पूछेगा तो देखिए हम देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे नंबर 1 पर आएगा गुजरात, 2 नंबर पर आएगा आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर आएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु, चौथे नंबर पर आएगा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चौथे नंबर पर आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, पांचवें नंबर पर आएगा केरल, छठे नंबर पर आएगा ओडिशा, सातवें नंबर पर आएगा कर्नाटक, आठवें नंबर पर आएगा पश्चिम बंगाल और 9वें नंबर पर आएगा गोवा। चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं 23 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो हमको सबसे पहले ये जानना है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है। तो आपको पता ही है कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ठीक है, कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात।
कर्क रेखा कितने राज्यों से जा रही है? 8 राज्यों से। और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं जाती? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए, क्योंकि यहां से होकर कर्क रेखा नहीं जाती। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। 24 नंबर प्रश्न है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो आपको पता है कि हमारा भारत जो है ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा। हमारे भारत की शुरुआत ही कहां से हो रही है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से। और आपको पता है 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ अक्षांश, उसको हम कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ को कहते हैं हम मकर रेखा। और 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। क्लियर? अब प्रश्न पूछा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो हमें पता है कि भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, क्योंकि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से होते हुए जाती है। तो भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में आता है मध्य प्रदेश, इसीलिए हमारा उत्तर होगा इसका कर्क रेखा। कितने डिग्री अक्षांश है ये? 23.5 डिग्री नॉर्थ। कितने राज्यों से जाती है भारत के? 8 राज्यों से। सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है? एमपी। सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है? राजस्थान। ठीक है? अब एक प्रश्न और बन सकता है इसमें। प्रश्न यह बन सकता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है और जो कर्क रेखा है, दोनों एक दूसरे को कहां या किस राज्य में प्रतिच्छेद करती हैं, किस राज्य में काटती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अगर प्रश्न पूछे कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, तो उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्लियर है? और किस जगह पर? तो जगह का नाम है बैकुंठपुर। क्या नाम है? बैकुंठपुर। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 25 नंबर प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो इसका उत्तर आप सबको पता है, 8 राज्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 राज्य। ठीक है? इसको हम समझ चुके हैं पहले ही कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्य। तो आते हैं नेक्स्ट पर। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? इसको भी देख चुके हैं हम। गुजरात से गुजरती है, बिल्कुल, गुजरात से जाती है। राजस्थान, राजस्थान से भी जाती है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से भी जाती है। तो किस राज्य से नहीं जाती? ओडिशा से। गुजरात से भी जाती है, राजस्थान से सबसे कम दूरी तय करती है लेकिन जाती है। पश्चिम बंगाल से भी जाती है लेकिन उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं जाती, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ओडिशा। आते हैं नेक्स्ट पे। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर से हमको पता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और उन 8 राज्यों में कौन कौन शामिल है? क्या जम्मू कश्मीर से जाती है एकदम ऊपर से? नहीं, तो ये नहीं होगा। क्या हिमाचल प्रदेश से जाती है उत्तर में? नहीं, ये नहीं होगा। क्या बिहार से जाती है? नहीं। किससे जाती है? झारखंड से। तो कर्क रेखा के निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड से। टोटल कितने से? 8 राज्यों से। इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। जब यह प्रश्न आएगा तो इस प्रश्न को 2 आधारों पर टैकल किया जाना चाहिए। भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो हम समझते हैं इसको। एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है, इसका नाम है इंदिरा, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ये है आपका इंदिरा कॉल, सॉरी।
इंदिरा कॉल, क्लियर। और यहां पर है आपका कन्याकुमारी। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी। सबसे पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो गोरमाथा। किस राज्य में, गुजरात में। इंदिरा कॉल किस राज्य में है, यह है आपका लद्दाख में। कन्याकुमारी यह है आपका तमिलनाडु में। और गोरमाथा किस राज्य में है, यह है आपका गुजरात में। अगर पश्चिमी पूर्वी बिंदु पूछेगा तो हो जाएगा वालुंग या किबुथु। वालुंग या किबुथु की बूथु, क्लियर है। ये किस राज्य में है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि किस राज्य में है, तो आपको ये भी याद रहना होगा कि किस राज्य में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, मुख्य भूमिका तमिलनाडु में, इंदिरा कॉल लद्दाख में, पश्चिमी बिंदु गोरमाथा गुजरात में, और पूर्वी बिंदु क्या है, वालुंग या किबुथु अरुणाचल में। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब इस हिसाब से तो इसका उत्तर कन्याकुमारी हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या कहीं कन्याकुमारी ऑप्शन है, नहीं है। इंदिरा कॉल है, तो आपको पता है ये नहीं होगा, क्योंकि इंदिरा कॉल हमारा क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु है। कैलीमर पॉइंट ऐसा कुछ नहीं है, नारीमन पॉइंट ये अपने यहां नहीं है। अब बात करते हैं इंदिरा पॉइंट की। इसका उत्तर तो होगा इंदिरा पॉइंट, लेकिन इंदिरा पॉइंट तो यहां नहीं दिया हुआ है, यहां तो कन्याकुमारी दिया हुआ है, तो इंदिरा पॉइंट कहां होगा। तो हमें पता है कि हमारा अंडमान निकोबार पर एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, और इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर है इंदिरा पॉइंट, जो कि शुरू होता है कहां से, 6 डिग्री 45 मिनट से। इसीलिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है, फिर से वही प्रश्न बना कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा होगा। तो देखिए केप कैमोरिन यानी कन्याकुमारी। अब देखिए यहां प्रश्न समझने लायक है। सबसे दक्षिणतम दूरस्थ स्थल पूछा है, तो कन्याकुमारी भी भारत का दक्षिणी स्थल है, और यहां पर स्थित इंदिरा पॉइंट भी दक्षिणी स्थल है। लेकिन इसमें उत्तर क्या करेंगे, तो जब ऐसा प्रश्न पूछे तब हमको क्या किसके साथ जाना है, सबसे दक्षिण में जो हो। तो सबसे दक्षिण में क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट के अन्य कौन कौन से नाम हैं। इंदिरा पॉइंट के अन्य कौन कौन से नाम हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए इंदिरा पॉइंट आप सबको पता है किस द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में ही जो स्थित है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्लियर, इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है, ग्रेट निकोबार में। अब इसके अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन, पार्शन पॉइंट, और इसको लाही चिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाही चिंग। तो इसके तीनों नाम होंगे, यानी इसमें उत्तर सही होगा इनमें से सभी। पार्शन पॉइंट, लाही चिंग और पिगमेलियन पॉइंट, ये सभी किसके नाम हैं, इंदिरा पॉइंट के। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। भूमध्य रेखा के निकटतम भारत का कौन सा स्थान स्थित है। ऑप्शंस हैं केप कैमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल। देखिए केप कैमोरिन की बात करेगा तो यहां पर, यानी कन्याकुमारी यहां पर है। केप कैमोरिन हमको पता है, इंदिरा पॉइंट यहां पड़ता है, इंदिरा पॉइंट। रामेश्वरम, रामेश्वरम यहां पड़ता है पंबन द्वीप पर, रामेश्वरम, ठीक है। इंदिरा पॉइंट से ऊपर ही पड़ेगा ये इंदिरा पॉइंट, ये रामेश्वरम। और नेक्स्ट है इंदिरा कॉल। तो आपको पता है इंदिरा कॉल हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है, यहां पड़ता है।
तो इसमें सही क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो उसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अब कितने दूरी पर है भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट, कितने दूरी पर है? तो हम लोग कर चुके हैं 876 किलोमीटर फ्रॉम इक्वेटर। ठीक है, तो 876 किलोमीटर दूरी है इसकी, कहां से? भूमध्य रेखा से। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। आते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, फिर से वही प्रश्न आ गया, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो हम सबको पता है इंदिरा केप कैमोरिन यहां, इंदिरा पॉइंट सबसे यहां पर लद्दाख में आपका पड़ता है कौन सा? लद्दाख में पड़ता है आपका इंदिरा कॉल। तो प्रश्न पूछा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा कॉल। हाँ, एक चीज यहां जानने लायक है, ये कॉल क्या होता है? कॉल क्या होता है? अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि कॉल किसे कहते हैं, इसका नाम इंदिरा कॉल क्या है, तो ये कॉल इसमें क्या है? कॉल का मतलब होता है दो पहाड़ियों के मध्य का अर्धचंद्राकार क्षेत्र। जैसे ये दो पहाड़ियां हैं, इसके मध्य में अर्धचंद्राकार क्षेत्र है, यही कहलाता है आपका कॉल। तो दो पहाड़ियों के मध्य का अर्धचंद्राकार क्षेत्र क्या कहलाता है? कॉल कहलाता है। इसी कॉल को स्थानीय भाषा में कहते हैं ला। क्या कहते हैं? ला कहते हैं स्थानीय भाषा में। इसीलिए आपने सुना होगा दर्रों के साथ, और इसको अगर कहें तो दर्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि जब ज्यादा ऊंचाई के बीच में एक निम्न क्षेत्र होगा तो लोग वहां से पास होंगे, और दर्रा को इंग्लिश में पास कहते हैं, तो इसे दर्रा कहते हैं, और स्थानीय लोग इसको क्या कहते हैं? ला कहते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा हर दर्रे के साथ लगभग नाथुला, शिवकीला, बॉम्बडीला, जेलीपला, खारदुंगला, बुर्जिल दर्रा, तो ये सारे दर्रे जो हैं, ये ला मतलब उसके साथ जो लगा है, इसका तात्पर्य है दर्रे से। और कॉल किसे कहते हैं? अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहलाता है कॉल। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल, जो कि किस राज्य में स्थित है? अगर राज्य पूछेगा तो राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ये स्थित है। किस केंद्र शासित प्रदेश में? लद्दाख में स्थित है। और अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि किस श्रेणी पर स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी पर। अगर कभी पूछता है कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल किस श्रेणी पर स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा काराकोरम। किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा लद्दाख। कॉल का अर्थ क्या होता है? दो पर्वतों के, दो पहाड़ियों के मध्य का अर्धचंद्राकार क्षेत्र कॉल कहलाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? यह भी प्रश्न बहुत नॉर्मल है कि इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है। चलिए, हमको पता ही है, यह है अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान में एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, और इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि अंडमान निकोबार का ही हिस्सा है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक यूनियन टेरिटरी है, और इसी में ग्रेट निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी हमारा दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से कौन अलग करता है? ऑप्शन है पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो चलिए देखते हैं कि कौन इसको अलग करता है। आप लोग कमेंट में उत्तर करते रहिएगा, जिससे आपका टेस्ट यहीं पर होता रहेगा। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पहले जानते हैं रामेश्वरम द्वीप एक्चुअल में है कहां। तो यहां पर है आपकी कन्याकुमारी, इसी को कहते हैं कन्याकुमारी अंतरीप, कन्याकुमारी। ठीक है, ये है आपका कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी से एक रेलवे लाइन, रेलवे पुल गया है, जो कि जाता है कहां तक? पंबन द्वीप तक। कहां तक? पंबन द्वीप। और इसी पंबन द्वीप पर पड़ता है आपका रामेश्वरम। रामेश्वरम किस द्वीप पर पड़ता है? पंबन द्वीप पर।
तो अगर प्रश्न पूछता है कि कन्याकुमारी यानी भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से रामेश्वरम को कौन अलग करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंबन चैनल। क्या हो जाएगा? पंबन चैनल। और इसी पर बना हुआ है क्या? पंबन द्वीप। तो ये हो जाएगा आपका पंबन द्वीप। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न है कि आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम ब्रिज, जिसको आप राम सेतु भी कहते हैं, वो किन देशों के मध्य स्थित है? तो राम सेतु स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य। किसके मध्य? भारत और श्रीलंका के मध्य। देखिए कैसे। यहां से तो आपका पंबन ब्रिज है, पंबन ब्रिज से हम पहुंचते हैं कन्याकुमारी से पंबन द्वीप पर, पंबन द्वीप पर, और पंबन द्वीप से कुछ पत्थरों द्वारा मैन मेड आकृति बनी है जिसको हम राम सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? राम सेतु कहते हैं। जो कि प्रश्न पूछा जाता है कि राम सेतु कहां से प्रारंभ होता है, तो ये प्रारंभ होता है यहां पर धनुष कोणी से, धनुष कोणी से, और ये धनुष कोणी से कहां तक जाता है? श्रीलंका। श्रीलंका में, ये है श्रीलंका, श्रीलंका में एक जगह है जिसका नाम है, श्रीलंका में एक जगह है जिसका नाम है तलैया मन्नार। यहां पर है तलैया मन्नार, तलैया मन्नार। तो अगर प्रश्न पूछता है कि राम सेतु कहां से प्रारंभ होता है, तो उत्तर होगा धनुष कोणी से। राम सेतु किस, रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है, तो पंबन द्वीप पर। और राम सेतु, ये क्या पूछ रहा है कि आदम का पुल, हाँ, तो इसी राम सेतु को कहा जाता है एडम्स ब्रिज या आदम का पुल, आदम का पुल। और प्रश्न पूछा है कि आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो यहां पर भारत और यहां पर श्रीलंका। ये हो गया आदम का पुल, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका, ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट पे। प्रश्न है कि निम्न द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग के द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान निकोबार, निकोबार और सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। तो देखते हैं कौन है। ये हमारा भारत है, यहां पर पड़ता है आपका अंडमान निकोबार, यहां पड़ता है आपका लक्षद्वीप। तो मान लीजिए ये हो गया आपका उत्तरी अंडमान, ये हो गया मध्य अंडमान, ये हो गया नॉर्थ अंडमान, ये हो गया मिडिल अंडमान, ये हो गया आपका साउथ अंडमान, ठीक है, ये हो गया मान लो लिटिल अंडमान। अब यहां से ये पूरे अंडमान के हिस्से हैं, और यहां से है आपका 10 डिग्री चैनल। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है आपका अंडमान का, अंडमान, और नीचे वाला हिस्सा है आपका निकोबार का। इसीलिए कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार को अलग कौन कर रहा है? 10 डिग्री चैनल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो अंडमान और निकोबार, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। 10 अंश द्वारा कौन अलग हो रहा है? अंडमान और निकोबार। अब अगर प्रश्न पूछ लेता है कि 8 डिग्री से कौन अलग होता है, या प्रश्न पूछ लेता है 9 डिग्री से कौन अलग होता है, तो इसका उत्तर क्या करेंगे? तो जब 8 डिग्री से पूछेगा तो हम बताएंगे मालदीव और मिनिकॉय। यानी मालदीव और मिनिकॉय किससे अलग हो रहे हैं? 8 डिग्री से। 9 डिग्री से कौन अलग हो रहा है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 8 डिग्री से मालदीव और मिनिकॉय,
9 डिग्री से लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 10 डिग्री से अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो अगर 8 डिग्री पूछता है तो मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री पूछता है तो लक्षद्वीप मिनिकॉय, और 10 डिग्री पूछता है तो अंडमान और निकोबार हो जाएगा सही। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। डंकन पास किसके बीच स्थित है? प्रश्न है कि डंकन पास किसके बीच स्थित है। समझते हैं कि डंकन पास किसके बीच स्थित है। डंकन पास फिर से हमको बनाना पड़ेगा अंडमान और निकोबार को। तो मान लीजिए यह है उत्तरी अंडमान, ये है आपका मध्य अंडमान, ये है आपका दक्षिणी अंडमान, ये है आपका लघु अंडमान, और यहां पर शुरू होता है आपका निकोबार, कार निकोबार, ठीक है। फिर निकोबार के सारे द्वीप शुरू होते हैं। तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। अब प्रश्न पूछ रहा है कि डंकन पास किसके बीच स्थित है। तो डंकन पास स्थित है आपका दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। किसके मध्य? डंकन पास, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री हम देख चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दीव, प्रश्न पूछा है कि दीव एक द्वीप है, कहां पर है? तो देखिए दीव द्वीप जो है वो है आपका गुजरात के तट पर। तो ये बस देखने वाला प्रश्न है कि दीव द्वीप कहां पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, गुजरात के तट पर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करता है? तो श्रीलंका को भारत से पृथक करता है पाक जल संधि। कौन अलग करता है? पाक जल संधि। देखिए कैसे, यहां पर कन्याकुमारी है और फिर यहां जाके श्रीलंका शुरू होता है। इधर आपकी है पाक की खाड़ी, यहीं पर है पाक जल संधि, और इधर आपकी है मन्नार की खाड़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाक जल संधि, ठीक है। तो श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? पाक जल संधि। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। अब प्रश्न पूछा है कि भारत और चीन के मध्य सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। ऑप्शंस दिए हैं रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। तो आपको पता है कि रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, यानी ये किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। मैकमोहन, ये है आपकी चीन के साथ। डूरंड रेखा, ये है आपकी अफगानिस्तान के साथ। और ये रेखा भारत से संबंधित अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान। रेड क्लिफ किसके साथ? भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन किसके साथ? भारत और चीन के साथ। अगर पूछेगा मैकमोहन रेखा किस जगह पर है, तो ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पर जो सीमा रेखा है वो कहलाती है मैकमोहन। क्लियर? तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है कौन रेखा? मैकमोहन। तो अभी हमने देखा कि मैकमोहन जो है वो है किसके साथ? चीन के साथ। मैकमोहन चीन के साथ। डूरंड किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। रेड क्लिफ किसके साथ? रेड क्लिफ है पाकिस्तान के साथ। तो उसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, प्रश्न है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा साझा करता है? भारत के सुदूर पूर्व में
भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो अगर सामान्य सा प्रश्न होता कि भारत के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, तो सबसे ज्यादा भारत के साथ सीमा बनाता है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर की। दूसरे नंबर पर बनाता है चीन, तीसरे नंबर पर बनाता है पाकिस्तान, चौथे नंबर पर बनाता है नेपाल, पांचवें नंबर पर बनाता है म्यांमार, छठवें नंबर पर बनाता है भूटान, और सबसे लास्ट में यानी सबसे कम सीमा बनाता है 7वें नंबर पर अफगानिस्तान। प्रश्न पूछता कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, तब उत्तर हो जाता बांग्लादेश। लेकिन इसमें प्रश्न पूछा है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन से देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है। सुदूर पूर्व का पूछा है, यानी पूर्वोत्तर में। तो पूर्वोत्तर में यहां पर आपको पता होगा ये वाला जो क्षेत्र है ये है म्यांमार का क्षेत्र, ये पूरा म्यांमार का क्षेत्र है। तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सारे जो राज्य हैं ये म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। तो अगर सुदूर पूर्व की बात कर रहा है तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, म्यांमार। तो भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, उत्तर हो जाएगा म्यांमार। अगर पूछता सामान्यता की कौन सा देश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश। सबसे कम कौन करता है, तो अफगानिस्तान। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो यहां सबसे पहले एक ऑप्शन कट कर लेते हैं हम, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कैसे कट हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से चीन की सीमा लगती ही नहीं। जम्मू कश्मीर से चीन की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर से चीन की सीमा भी नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केवल पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, उसके अतिरिक्त इसकी किसी से अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। जब से विभाजन हो गया तब से जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान को छोड़कर अन्य किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, उत्तर प्रदेश से भी नहीं लगती। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पर जो रेखा खींची गई है उसी को कहते हैं हम मैक मोहन। तो अगर प्रश्न आता है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित मैकमोहन रेखा किस राज्य से सीमा बनाती है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका हो जाएगा उत्तर। आते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। ऑप्शन है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है, बिल्कुल लगती है। पाकिस्तान के साथ बिल्कुल सीमा लगती है, क्योंकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है, पाकिस्तान लद्दाख से सीमा साझा करता है, पाकिस्तान गुजरात से सीमा साझा करता है, पाकिस्तान राजस्थान से सीमा साझा करता है, पाकिस्तान पंजाब से सीमा साझा करता है। बांग्लादेश बिल्कुल तीनों तरफ से हमारे यहां से ही घिरा हुआ है। भूटान, भूटान की भी सीमा लगती है। लेकिन श्रीलंका की सीमा भारत से नहीं लगती। पर इस प्रश्न में हमको एक चीज जोड़ना पड़ेगा कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय की जगह आप कह सकते हैं स्थलीय सीमा। क्योंकि अगर सामान्यतः देखें तो भारत और श्रीलंका जो है वो एक दूसरे से अपनी जलीय सीमा साझा करता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछता कि स्थलीय सीमा नहीं लगती, तो इस हिसाब से क्या हो जाता है इसका उत्तर, श्रीलंका। और ऐसे सामान्यता भी इसका उत्तर श्रीलंका किया जा सकता है, क्योंकि ये उसी सेंस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि पहले पहले कौन कौन भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। जो नहीं शामिल होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो देखिए कौन कौन से भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। भारतीय उपमहाद्वीप सबसे पहले जानिए कितने हैं शामिल, तो 5 माने जाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल। कौन कौन से, पाकिस्तान,
स्वयं भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इनको माना जाता है कि ये किसके साथ भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं, जबकि इसमें श्रीलंका आपका हो जाएगा सही, क्योंकि श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं माना जाता। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो इस प्रश्न को हम देख चुके हैं कि सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। ठीक है, सबसे लंबी तटीय सीमा है गुजरात की, सॉरी, गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा। उसके बाद फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है तमिलनाडु, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है आपका केरल, फिर ओडिशा, फिर कर्नाटक और फिर पश्चिम बंगाल और लास्ट में आता है गोवा। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा, यानी गोवा की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है। लेकिन एक प्रश्न यहां पर और बन सकता है, वो प्रश्न ये बन सकता है कि जो अगर ऐसा कुछ प्रश्न पूछे कि कौन से राज्य की तटीय सीमा या कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है, जब वो पूछेगा राज्य की, तब तो राज्य में हम केवल क्या करेंगे? गुजरात, गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। लेकिन अगर वो राज्य के साथ ही यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लेता है, तो इससे भी ज्यादा किसकी है? अंडमान और निकोबार की। तो जब प्रश्न पूछेगा कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़कर किसकी है, तब उत्तर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। क्लियर है? और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोवा, सबसे कम तटीय सीमा साझा करता है। आते हैं नेक्स्ट पे, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो अभी हमने देखा कि भारत सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है किस देश से? नंबर 1 पर बांग्लादेश, 4096 के आसपास। दूसरे नंबर पर चीन, लगभग 3800 लगभग। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे नंबर पर नेपाल, पांचवें नंबर पर म्यांमार, छठवें नंबर पर भूटान और सातवें नंबर पर अफगानिस्तान। तो प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो उत्तर हो जाएगा इसका बांग्लादेश, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें सही। आते हैं नेक्स्ट पे, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो हमने देखा सबसे लंबी तटीय सीमा किसके साथ, सबसे लंबी सीमा किसके साथ थी? सबसे लंबी सीमा थी हमारी बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी सीमा हमारी थी बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा जो हमारी थी वो थी अफगानिस्तान के साथ। लेकिन इसमें अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं है, तो पाकिस्तान तो नहीं होगा, नेपाल नहीं होगा, म्यांमार नहीं होगा, फिर क्या होगा? भूटान, क्योंकि अफगानिस्तान के पहले भूटान है जिससे भारत की तटीय सीमा, जिससे भारत की स्थलीय सीमा लगती है। तो अगर अफगानिस्तान होता तो उत्तर हो जाता अफगानिस्तान, अफगानिस्तान नहीं होने पर उसके ऑप्शंस में क्या उत्तर हो जाएगा? भूटान, क्योंकि इसमें निम्नलिखित करके प्रश्न पूछा। अगर पूछता सबसे कम तो हो जाएगा अफगानिस्तान, लेकिन पूछा है अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं है और इन देशों के संदर्भ में पूछा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा भूटान। आइए नेक्स्ट पे, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, यानी प्रश्न है कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, हमें पता है कि भारत के उत्तर में
पर्वतों का विस्तार है, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैदानों का विस्तार है, और फिर यहां पर प्रायद्वीपीय पठार है, और प्रायद्वीपीय पठार के साथ यहां पर तटीय मैदान है। तो सबसे उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र, बीच में मैदान, इधर पठार, और किनारों पर तटीय मैदान और कुछ द्वीप समूह भी हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या होगा उत्तर कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार, राजस्थान का मैदान, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश, ऐसा भी उत्तर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश, हिमालय प्रदेश लगभग, हिमानी प्रदेश लगभग एक हो जाएगा। दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय, इसमें मैदान छूट जाएगा। डी है कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय क्षेत्र। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। कितने में? 4। पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। अब हमारे इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, जो कि 50वां प्रश्न है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। विभाग नहीं, इसको भाग कर सकते हैं कि भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीनतम है, ठीक है। तो भारत के प्राचीनतम भू आकृतिक भाग की बात कर रहा है। कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीनतम है? तो सबसे पहले हमको भारत की उत्पत्ति जाननी पड़ेगी कि भारत की उत्पत्ति किस क्रम में हुई है, तब हमें क्लियर हो जाएगा कि भारत का कौन सा भाग जो है वो सबसे ज्यादा प्राचीनतम है। देखिए, जब पृथ्वी पर सभी महाद्वीप एक थे तो उनके सम्मिलित भूखंड को कहा जाता था पैंजिया। क्या कहा जाता था? पैंजिया, ठीक है। और जब पैंजिया था तो चारों तरफ जो महासागर थे वो पैंथलासा कहलाते थे, पैंथलासा, ठीक है। अब क्या हुआ कि पैंजिया में विभाजन हो गया, पैंजिया में विभाजन हो गया और पैंजिया टूट गया 2 भागों में। बीच में बन गया टेथिस सागर। उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड, ठीक है। दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। अब क्या हुआ कि इन्हीं से महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। अंगारा लैंड से कौन कौन बना? अंगारा लैंड से बना आपका उत्तरी अमेरिका। अंगारा लैंड से जो बना वो बना उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, और इसी से ग्रीनलैंड भी बना। ग्रीनलैंड हालांकि सबसे बड़ा द्वीप है लेकिन बना इसी से, अगर कभी प्रश्न पूछे। और गोंडवाना लैंड से कौन कौन बना? दक्षिणी अमेरिका। जब गोंडवाना लैंड विभाजन हुआ तो उससे बना दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका, ठीक है। अब इस अफ्रीका महाद्वीप से क्या हुआ? इस अफ्रीका महाद्वीप से क्या होता है, इसको हम अलग कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। यह है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। इस अफ्रीका महाद्वीप से टूटा हमारे भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, और ये उत्तर पूर्व में प्रवाहित होके टकराया ऊपर जाके यूरेशियन प्लेट से। किससे टकराया? यूरेशियन प्लेट से। फिर टकराने के कारण यहां पर बन गया हिमालय। तो हिमालय बन गया प्रायद्वीपीय हिस्सा, यहां से निकलने वाली नदियों ने बना दिया मैदान। तो सबसे प्राचीनतम पूछा जाए तो सबसे प्राचीनतम अफ्रीका से अलग हुआ हमारा कौन सा भाग होगा? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम होगा। उसके बाद क्या बनेगा? हिमालय, और उसके बाद क्या बनेगा? मैदान। तो सबसे प्राचीनतम भूभाग की जब बात करेगा, प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का कौन सा भूभाग सबसे प्राचीनतम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। ये 50 प्रश्न भारत के सामान्य परिचय और अवस्थिति विस्तार से थे। इस सेशन को हम और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।